नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में तुगलक वंश स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में तुगलक वंश स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जो अगला शासक है तुगलक वंश का, वो है फिरोज शाह तुगलक। इसका जन्म हिंदू माता से हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म हिंदू माता से हुआ था। सिकंदर लोदी और गयासुद्दीन तुगलक का जन्म भी हिंदू माता से हुआ था। फिरोज तुगलक का वास्तविक नाम कमालुद्दीन था। कमालुद्दीन फिरो था। इसे इतिहासकार एलिफिसेंटन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। इसने 1351 में ही अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार सिंध के समीप ठट्टा में, जबकि दूसरी बार दिल्ली में। फिरोज तुगलक ने अद्धा, ससगानी और बिख नामक सिक्का चलवाया था। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज तुगलक वंश का एक कट्टर शासक था। कैसा शासक था? एक कट्टर शासक था। इसने अपने समय काल में धार्मिक असहिष्णुता की नीति का विकास किया। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक ग्रंथों अर्थात कानूनी ग्रंथों के आधार पर शासन किया था। कैसे शासन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो इस्लामिक ग्रंथों अर्थात कानूनी ग्रंथों के आधार पर शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसने हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी माता के मंदिर को भी नष्ट करवा दिया था। यह भी महमूद गजनवी की तरह स्वयं को उत्सिकन कहलवाना पसंद करता था। क्या कहलवाना? उत्सिकन कहलाना पसंद करता था। इसने सूफी धर्म से संबंधित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी धर्म के संबंधित थे, उनका मकबरा दिल्ली में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक की अर्थव्यवस्था। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने अपने राज्य की आमदनी का ब्यौरा निकाला था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य की आमदनी निकालने के लिए आर्थिक इतिहासकार ख्वाजा हुसामुद्दीन की नियुक्ति की थी। इसने राज्य की वार्षिक आमदनी का 6 करोड़ 85 लाख के रूप में ब्यौरा दिया था। तो ये एग्जाम में पूछता है कि तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के राज्य की आमदनी कितनी थी? तो 6 करोड़ 85 लाख। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में प्रचलित 24 करों में से 20 कष्टदायी करों को समाप्त करके केवल इस्लाम द्वारा मान्यता प्राप्त 4 प्रकार के करों को ही वसूला था। जिसमें पहला था जजिया कर, जिसको हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जजिया कर क्या होता है। दूसरा था जकात। तीसरा था खुम्स कर जो होता है ये लूटपाट कर होता है। और चौथा है खराज या भूमि कर था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसे किसानों से उनकी आय का 1/3 भाग भू राजस्व कर के रूप में वसूला था। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहर व्यवस्था का कार्य संपन्न करवाया था।
इसने यमुना नदी से लेकर हिसार तक 150 किलोमीटर लंबी नहर बनवाया था। इसे उलुग खानी नहर कहा गया। इसने सतलज से घग्गर नदी तक 96 किलोमीटर लंबी नहर बनवाया, जिसे राजवाही नहर के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कृषकों से सिंचाई कर वसूला था। यह उनकी आय का 1/10 भाग था। इसे हब-ए-सर्ब के नाम से जाना जाता है। तो सिंचाई कर जो है वो हब-ए-सर्ब नामक कर हब-ए-सर्ब के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के निर्माणकार। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों का निर्माण करवाया था। इसने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, पंजाब का फिरोजपुर और दिल्ली का फिरोजपुर कोटला फिरोज शाह कोटला शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ही फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकारों ने सल्तनत युग का अकबर कहा था। पहला कार्य इसका लोक कल्याणी था दीवान-ए-बंदगान विभाग। दीवान-ए-बंदगान विभाग यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दास विभाग था। इसने दासों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके समय में 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास थे। दूसरा दीवान-ए-खैरात विभाग। दीवान-ए-खैरात विभाग यह फिरोज शाह दान विभाग था। यह कैसा विभाग था? दान विभाग था। इसी विभाग के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। फिरोज शाह तुगलक ने केवल मुस्लिम धर्म के महिलाओं के विवाह के लिए धन दान में दिया था। तीसरा है दीवान-ए-इस्तिहाक विभाग। दीवान-ए-इस्तिहाक विभाग यह पेंशन विभाग था। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने उम्र दराज मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। रोजगार विभाग। चौथा क्या है? रोजगार विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में रोजगार विभाग की स्थापना करके राज्य के बेरोजगारों का नामांकन करवाया था और योग्यता के अनुसार रोजगार दिया था। तो रोजगार विभाग हो गया। पांचवा है दीवान-ए-शिफाखाना। दीवान-ए-शिफाखाना यह शाही अस्पताल विभाग था। इसमें ज़रूरतमंद को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही थी। तो दीवान-ए-शिफाखाना जो था यह एक शाही अस्पताल विभाग था। इसमें जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उन्हें निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया अशोक के अभिलेखों का कार्य। इसने अशोक द्वारा स्थापित दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित करवाया था। तो यही था जिसने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला मैदान में स्थापित किया था। नोट: फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबुबकर शाह, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद शासक बने। इसमें नासिरुद्दीन महमूद एक हैं। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय में ट्रांस ऑक्सियाना के कैच नामक स्थान पर जन्मे तैमूर ने धन लिस्पा के कारण 1398 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था। इसने बहुत सारा धन लूटकर वापस जाते समय खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो अब इसके बाद हमारा चालू होगा क्या? इसके बाद हमारा आएगा सैयद वंश। सैयद वंश हम पढ़ेंगे, जिसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां।
सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। अब हम लोग सैयद वंश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 यानी 37 वर्ष था। इस वंश के शासकों ने कुल 37 वर्ष तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत में राज करने वाला दूसरा सबसे कम समय वाला राजवंश है। खिज्र खां यह सैयद वंश का पहला शासक है तथा संस्थापक है। इसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी, जबकि हजरत-ए-आला की उपाधि शेरशाह धारण किया था। खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया और इसी के प्रति अपने जीवन भर उत्तरदायी बना रहा। इसीलिए इसे सैयद वंश का वास्तविक शासक नहीं माना जाता। अब आता है मुबारक शाह। इसके बारे में जानकारी हमें याहिया बिन अहमद सरहिंदी के पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही से मिलती है। यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने शाह की उपाधि धारण की। सुल्तान की पदवी धारण करने वाला यह सैयद वंश का पहला शासक था। इसने दिल्ली में मुबारकाबाद शहर की स्थापना करवाई थी। मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का शासक मोहम्मद शाह बना, लेकिन इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और आलम शाह के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देखो शाह का आलम दिल्ली से लेकर पालम, अर्थात इसका शासन दिल्ली और पालम तक ही सीमित था। इसके बाद सैयद वंश के बाद हमारा आता है लोधी वंश। लोधी वंश का समयकाल कितना है? लोधी वंश का समयकाल है या शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी यानी लगभग 76 वर्ष। तो लोधी वंश के शासकों ने कुल 76 वर्षों तक शासन किया। यह भारत का पहला अफगानी राजवंश था। तो लोधी वंश कैसा राजवंश था? अफगानी राजवंश था। इस वंश के शासक अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की प्रमुख शाखा साहू खेल से संबंधित थे। इसका जो पहला शासक है बहलोल लोधी। यह लोधी वंश का संस्थापक था। इसने दिल्ली सल्तनत में सभी शासकों में से सर्वाधिक समय यानी 38 वर्ष तक शासन किया। इसने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन विजय पूर्ण नहीं कर पाया। इसने जौनपुर के ऊपर आक्रमण करके सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इसको दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूप से हिस्सा बना लिया। जौनपुर को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत का सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां के याद में बनवाया था। जौनपुर का शाही पुल गोमती नदी पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का चलाया था, जो अकबर के समय तक प्रचलन में था। अब आता है दूसरा शासक सिकंदर लोधी। इसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक। यह लोधी वंश का दूसरा शासक था। यह लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों के ऊपर नज़र रखना चाहता था। सिकंदर लोधी ने अपनी अर्थव्यवस्था के तहत भूमि मापने का विकास किया, जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा गया। इसमें कुल 39 खांचे थे। सिकंदर लोधी एक कट्टर शासक था। फलतः इसने धर्म के परिप्रेक्ष्य में कट्टरतावादी नीति अथवा असहिष्णुता नीति का विकास किया। अगला शासक हमारा आता है, सिकंदर लोधी जो था, इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को सही बताता था। सिकंदर लोधी ने हिमाचल प्रदेश में स्थित मंदिरों को तोड़वाया था। इसने वाराणसी के मंदिरों के प्रति भी नकारात्मक रुख जाहिर किया था।
इसने ग्वालियर की विजय करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, जिसकी भाषा थी फारसी। सिकंदर लोदी के समय में संगीत शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ फरहंग ए सिकंदरी का अनुवाद किया गया था। अब अंतिम शासक आता है लोदी वंश का, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल है 1517 से 26, लगभग 9 वर्ष। अंतिम शासक था। इसका सबसे बड़ा मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत था। यह आलम शाह लोदी का चाचा था। इसने दौलत शाह लोदी को पंजाब का सूबेदार बनाया था। दौलत शाह लोदी के पुत्र का नाम दिलावर शाह लोदी था। इब्राहिम लोदी के प्रति प्रतिषेध की भावना मेवाड़ का राजपूताना शासक राणा सांगा रखता था, क्योंकि यह भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके युद्ध के मैदान में ही इसका वध कर दिया। यहीं से लोदी वंश की समाप्ति हो गई और भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो दोस्तों, हमारा आज दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में अब मुगल काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत मज़ा आता है इस स्टोरी पढ़ने में। तो चलिए कल के वीडियो में हम लोग मुगल काल शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।